अच्छा, सेल इंजरी में जो है वो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती थी, परमानेंट डैमेज। ठीक है, परमानेंट डैमेज का मतलब है डेथ हो जाना। अब कोई रिवर्सिबल, अब रिवर्स नहीं होगी कंडीशन, परमानेंट डेथ हो चुकी है। उसमें हमारे पास किस के फॉर्म में डेथ हो सकती है, एपोप्टोसिस या फिर नेक्रोसिस के फॉर्म में। ठीक है, एपोप्टोसिस क्या होती है, वो प्रोग्राम सेल डेथ होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। और नेक्रोसिस एक्सीडेंटली सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, एपोप्टोसिस की मेन चीज़ याद रखना है, एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ है, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, अब परमानेंट डैमेज के लिए जो चेंजेस है ना, वो हम देखें, हमने टेम्परेरी चेंजेस, रिवर्सिबल की चेंजेस कर ली थी ना, सेलुलर स्वेलिंग वगैरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्लब्स वगैरह। ठीक है, अब परमानेंट चेंजेस डैमेज क्या किस फॉर्म में होगी, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया परमानेंट डैमेज होगा मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही होगी ना, तो सेल जो है वो पहले रिवर्सिबल में स्वेल हो जाता है, अब इतना स्वेल हो गया कि अब और स्वेल नहीं हो सकता, अब रप्चर होगा। तो अब हमारे पास परमानेंट में क्या होगा कि रप्चर रप्चर हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की भी। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइटोक्रोम सी एंजाइम्स है ना, वो रिलीज होकर एपोप्टोसिस पाथवे स्टार्ट कर लेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, मेन चीज़, कि सेल मेम्ब्रेन हर जगह के रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, जो सेल का अपना मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, वो रप्चर हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन वो रप्चर हो जाएगी, और सेलुलोज ऑर्गेनेलिस जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ऑर्गेनेलिस में लाइसोसोम भी आता है ना, लाइसोसोम क्या करेगा, ईटिंग कर लेंगे सारी चीज़ों की। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, फिर डीएनए और क्रोमेटिन जो है वो लॉस हो जाएगा। देखिए, रिवर्सिबल चेंज में डीएनए क्रोमेटिन के साथ क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन हो रहा था ना, क्लम्पिंग हो रही थी। और हमारे पास परमानेंट में क्या होगा, लॉस हो जाएगा, परमानेंटली लॉस हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास कैल्शियम है ना, इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ख़राब हो जाती है इंजरी की वजह से, इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा होता जा रहा होता है। तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाता है, वो एंजाइम्स भी फिर आगे डिस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। कौन कौन से एंजाइम हो गए, जैसे कि एटीपेज एंजाइम हो गया। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज एक्टिव हो जाता है, प्रोटीएजेस एक्टिव करवा देता है, और एंडोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियसिस क्या करते हैं, क्रोमेटिन को डैमेज करते हैं। प्रोटीएजेस क्या करते हैं, हमारे पास साइटोस्केलेटन, सेल के साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हमारे पास फॉस्फोलाइपेसिस मेम्ब्रेन डैमेज करता है। एटीपेज क्या करता है कि एटीपी डिप्लीशन करवा देता है, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो बहुत मेन चीज़ें इंजरी करवाने के लिए। ठीक है, दिस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी डेंजरस, इट रिजल्ट्स इन इंजरी। अच्छा, ये तो हमने जनरल चेंजेस कर ली। फिर हमारे पास परमानेंट चेंजेस में कुछ न्यूक्लियर चेंजेस हैं। वो न्यूक्लियर चेंजेस तो बस इतनी इंपॉर्टेंट है ना, एमसीक्यूज वाइज वैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, ये न्यूक्लियर चेंजेस बस मस्ट याद करने हैं। कौन सी न्यूक्लियर चेंजेस होगी, देखो, ये बड़ा सा न्यूक्लियस था पहले, इतना बड़ा सा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस क्या हो गया, श्रिंक हो गया जाता है, या तो न्यूक्लियस श्रिंक हो जाता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पिक्नोसिस। ठीक है, न्यूक्लियस श्रिंक हो जाता है, या पे ये न्यूक्लियस जो है वो छोटे छोटे छोटे, ये देखो फ्रेगमेंट्स, ये देखो छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। इन फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने को हम लोग कहते हैं कैरियर एक्सेस। ठीक है, या फिर न्यूक्लियस जो है वो लाइज हो जाता है, टूट जाता है, बिल्कुल ही टूट जाता है, ऐसे हम कहते हैं कैरियोलिसिस। और ये तीन जो है ना, ये न्यूक्लियर चेंजेस हैं परमानेंट डैमेज में। ठीक है, टेम्परेरी डैमेज में सिर्फ न्यूक्लियर का क्रोमेटिन जो है वो क्लम्पिंग हो जाती है, और यहाँ पे कैरियोरेक्सिस, कैरियोलिसिस या पिक्नोसिस हो जाती है। अब एक चीज़ याद रखो, हमारे पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म में इजिनोफिलिया होगा। क्यों, देखो हमने पढ़ा था एटीपी नहीं होगा तो डीनेचर्ड प्रोटीन होंगे, डीनेचर्ड प्रोटीन होंगे, आरएनए और डीएनए डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इजिनोफिलिया होगा। देखो, आरएनए और डीएनए की वजह से बेसिकली क्या होता है, बेजोफिलिया होता है, बेजोफिलिया। ठीक है, लेकिन इंजरी की सूरत में क्या होगा, आरएनए और डीएनए डिक्रीज हो जाएंगी, बेजोफिलिया डिक्रीज हो जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा, जीनोफिलिया। इसलिए ये जीनोफिलिया का एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आता है, बार बार आता है। ठीक है, जीनोफिलिया होगा, जीनोफिलिया। अच्छा, अब एपोप्टोसिस हमारे पास दो तरह की होती है, फिजियोलॉजी, देखिए एपोप्टोसिस गुड भी होती है ना, हमें चाहिए भी होती है, कुछ फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस होती है, और बाज़ जगहों पे एपोप्टोसिस पैथोलॉजिकल हो जाती है। फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस की एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है। ठीक है, नॉर्मल एम्ब्रियो जब बनता है उसमें एपोप्टोसिस, जो अनवांटेड सेल्स हैं वो टूटते हैं एपोप्टोसिस की वजह से। नॉर्मल डेवलपमेंट जो हो रही होती है बंदे की, और हिमेटोपोइसिस में भी जो अनवांटेड सेल है वो एपोप्टोसिस पाथवे से ख़त्म हो रहे होते हैं। अच्छा, पैथोलॉजिकल कब होता है, अगर हमारे पास रेडिएशन वगैरह से डीएनए की डैमेज हो गई, या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो जाए, कीमोथेरेपी के रिजल्ट में मिसफोल्डेड प्रोटीन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, या वायरस इन्फेक्शन में वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म करने के लिए, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एपोप्टोसिस होती है। इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें क्या होता है, कैस्पेसिस, सारे के सारे एंजाइम्स, कैस्पेसिस क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं एपोप्टोसिस के लिए।
जो हमारे पास आगे डैमेज करते हैं। देखो ये बेसिक थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कर ली हैं, अब हम AA के पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ समझ नहीं है उसे हम फिर एक्सप्लेन कर देंगे। सेल इंजरी हमने रिवर्सिबल समझ लिया, वही बातें इसमें होंगी। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन क्या होगी? सेलुलर स्वेलिंग। और सेलुलर स्वेलिंग की फिजियोलॉजी मैंने आप लोगों को बता दी है कि क्यों हो रही है सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर वैक्यूल्स, फैटी वैक्यूल्स भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था, वैक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, पिंच्ड ऑफ सेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये हमारे पास क्यों होती है चेंजेस? हाइड्रोपिक चेंज होती है, वाटर आता है ना, हाइड्रोपिक चेंजेस या वैक्यूलर डिजेनरेशन होती है। ठीक है, अच्छा क्या क्या चेंज होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लेब्स और लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग विथ स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज। ठीक है, डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, विद इन साइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर, विद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर्स, न्यूक्लियर अल्ट्रेशंस। देखिए ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं, अब ये पॉइंट समझना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। देन कम्स इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का हॉल मार्क क्या है? मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट हॉल मार्क, सेल मेम्ब्रेन डैमेज। माइलिन फिगर्स डिवाइड फ्रॉम डैमेज सेल मेम्ब्रेन, डायलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विथ large amorphous densities, nuclear changes, karyolysis, pegnosis and karyorexis। अच्छा नोट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी प्रोमिनेंट फीचर, सेलुलर स्वेलिंग इज ग्रेटर देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्वेलिंग। ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग ऑप्शन हुआ तो हम वो प्रेफर करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का हॉलमार्क क्या है? सेल मेम्ब्रेन डैमेज ग्रेटर देन लाइसोसोमल रप्चर। माइलिन फिगर्स प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में होते हैं। नॉट प्रेजेंट इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग, क्योंकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में तो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी ना। इनोफिलिया ऑफ द सेल इज ड्यू टू, ये चीज़ मैंने समझा ली है। जीनोफिलिया क्यों होगा? लॉस ऑफ आरएनए, आरएनए लॉस हो जाएगा इसलिए जीनोफिलिया होगा। देखो पॉइंट समझाने के बाद ये चीज़ें पॉइंट्स कितने ईजी हो गए ना। अच्छा नेक्रोसिस, अब हमारे पास क्या होगी? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस काज्ड बाय डिग्रेडेटिव एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑन लिथली इंजर्ड सेल्स। ठीक है, मैंने कहा था ना वेरी लॉन्ग टाइम तक इंजरी होगी तो हमारे पास सेल डेथ होगी, किसकी वजह से? अपॉप्टोसिस या नेक्रोसिस के फॉर्म में। अच्छा अब ये वही इरिवर्सिबल चेंज है तो इसमें न्यूक्लियर चेंजेस क्या होंगी? कैरियोरेक्सिस, पिक्नोसिस और कैरियोलिसिस। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में क्या होगा? इजिनोफिलिया होगा ड्यू टू लॉस ऑफ आरएनए। अब ये टाइप्स ऑफ जो नेक्रोसिस है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को ये कितनी इंपॉर्टेंट है, बस मैं बता नहीं सकती, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज इस पे आते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास है कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस। कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस के लिए क्या चीज़ याद रखनी है कि ऐसी टाइप ऑफ नेक्रोसिस जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्रिजर्व रहती है, प्यारा कलर नहीं है, ये ले लेते हैं। अच्छा ऐसी टाइप ऑफ नेक्रोसिस जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्रिजर्व रहती है उसे क्या कहते हैं? कोगुलेटिव। देखो कोगुलेटिव से बस यूं नाम से याद कर लो ना, एक क्लॉट सा कोगुलम सा बन गया है, ऐसा सख्त सा स्ट्रक्चर कि साइडों पे जो है वो मेम्ब्रेन इंटैक्ट रह गई है। ठीक है, ये बहुत एमसीक्यूज आया हुआ है बार बार, इसलिए मैं बताती हूँ कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस में मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। और वेरी कॉमन एमसीक्यूज किसके साथ आता है ये कि हार्ट में जो नेक्रोसिस होती है, हार्ट, वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। ठीक है, सारे के सारे हाइपोक्सिक सेल्स में, देखो एमआई में भी तो हाइपोक्सिया हो रहा है ना, सारे के सारे हाइपोक्सिया सेल्स में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। एक्सेप्शन क्या है? ब्रेन, ब्रेन में नहीं होती। ब्रेन में कौन सी नेक्रोसिस होती है? लिक्यूफेक्टिव। लिक्यूफेक्टिव याद करना बहुत आसान है। एक तो हमारा ब्रेन, देखो ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, है कि नहीं? बस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से याद रखो, फ्लूइड है इसीलिए लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस है। ठीक है, बाकी फ्लूइड कहाँ होता है? एब्सिसेस वगैरह में फ्लूइड होता है ना, एब्सिसेस वगैरह में, तो उसमें भी लिक्यूफेक्टिव है। ठीक है, ये चीज़ इस तरह याद कर लोगे। बाकी हार्ट, किडनी वगैरह में कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस में आउटलाइन लॉस हो जाती है। ठीक है, अकर इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एब्सिस वगैरह, और उसके अलावा ब्रेन में। अच्छा फिर आ जाती है केशियस नेक्रोसिस। केशियस के साथ तो बस टीबी बहुत नोन चीज़ है ना, याद कर लो। ग्रॉसली चीजी एंड वाइट नेक्रोसिस। टीबी में होता है हिस्टोप्लाज्मासिस और नोकार्डिया, नोकार्डिया के साथ भी इसका एमसीक्यूज आता है। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा के साथ भी, सबके साथ आता है। बस ये जो AA में जो 3-4 एग्जाम्पल्स लिखी होती है ना, उन्हें सबको याद कर लिया करो। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है फेट नेक्रोसिस, वेरी नॉन फेट नेक्रोसिस। फेट तो मोटा तो हमारा पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज के साथ ही इसका एमसीक्यूज आता है। ठीक है, तो अगर ड्यू टू एक्शन ऑफ एंजाइम्स और ट्रॉमा, ट्रॉमा के साथ भी आता है। किस तरह आता है कि ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट
ब्रेस्ट एक्सीडेंट हुआ है या ब्रेस्ट को ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, तो इसके बाद ब्रेस्ट में कौन सी नेक्रोसिस होगी? फेट नेक्रोसिस। वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज, वेरी वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज। बस जब भी ट्रॉमा की बात है, ट्रॉमा के बाद फेट नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, देन कम्स फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस अब कहाँ होगी हमारे पास? अब फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस के साथ क्या याद रखना है? फाइबर्स डिपोजिशन हो रही है ना, फाइबर्स डिपोजिशन। तो देखो, जो हमारे पास आर्टरीज होती है ना, वेस्कुलाइटिस वगैरह, फाइब्रिस नेक्रोसिस के साथ ये वेस्कुलाइटिस वगैरह याद कर लो, ठीक है। आर्टरीज आर्ट्रियोल्स या फिर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होती है। इसके साथ ये पेन होता है ना, ये पेन वाली ऑप्शन बस याद कर लो, ठीक है, ये जो वेस्कुलाइटिस है। अच्छा, फिर हमारे पास सर जाते हैं गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस हमारे पास इनिशियली देखो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है ना, ठीक है। लेटर जो है वो हमारे पास ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस में या वेट गैंग्रीन में चेंज हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास हाइपोक्सी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है वो डाई गैंग्रीन होता है। बाद में जो ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस होती है वो वेट गैंग्रीन होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है सेलुलर एडॉप्टेशन। मैंने आप लोगों को ये वीडियो में समझाया था ना कि हमारे पास जब सेल इंजरी होगी, नहीं स्ट्रेस होगा, कोई भी स्ट्रेस होगा, या तो उसकी एडॉप्टेशन हो जाएगी या इंजरी हो जाएगी, ठीक है। इंजरी हमने पढ़ ली है, अब एडॉप्टेशन देखते हैं कि किन किन फॉर्म में एडॉप्टेशन होती है। तो एक हमारे पास एडॉप्टेशन का फॉर्म क्या है कि एट्रोफी हो जाए, एक है हाइपरट्रॉफी हो जाए, और एक है हाइपरप्लेजिया हो जाए, एक है मेटाप्लेजिया हो जाए, एक है डिस्प्लेजिया हो जाए। अब ये पांच जो है ना, इन पांचों के पांचों पे एमसीक्यू जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एट्रोपी क्या है। एट्रोपी क्या है? डिक्रीज इन सेल साइज। एट्रोपी है ना कि ख़त्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज वर्कलोड, डिक्रीज एंडोक्राइन एक्टिविटी। पेशेंट है इसका, अच्छा ये अब एमसीक्यूज है, ठीक है। पेशेंट कास्ट अप्लाई किया हुआ था ना, जो है वो मसल मास डिक्रीज हो गया, क्यों है? ये डिसयूज एट्रोपी हुई है मसल की, या फिर डिक्रीज नंबर ऑफ एक्टीन एंड मायोसिन, ठीक है। डिसयूज एट्रोपी एंड डिक्रीज नंबर ऑफ एक्टीन एंड मायोसिन। फिजियोलॉजिकली एट्रोपी ऑफ थाइमस। अच्छा, फिजियोलॉजिकली कौन कौन सी एट्रोपीज होती है? थाइमस की एट्रोपी हो जाती है, गुनेट्स की हो जाती है, ठीक है। और डक्टिस आर्ट्रियोजम, देखो डक्टिस आर्ट्रियोजम पढ़ा हुआ है हमने ना, डक्टिस आर्ट्रियोजम वो भी एग्जाम्पल्स के साथ आता है कि उसकी क्या होती है? एट्रोपी। डक्टिस आर्ट्रियोजम की एट्रोपी होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है पैथोलॉजिकली। पैथोलॉजिकल क्या होगा हमारे पास के कब हो सकती है? कि या इनर्वेशन लॉस हो जाए एक जगह की, ठीक है, वो उसकी एट्रोपी हो जाएगी, या किसी एंडोक्राइन एक्टिविटी की वजह से एट्रोफी हो जाएगी। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी के साथ तो बस याद कर लो हार्ट, यार हार्ट को याद कर लो, हार्ट को, ठीक है। हाइपरट्रॉफी हार्ट का एक एमसीक्यूज आता होता है कि हार्ट की जो है वो इको करवाई और रेशो जो था सेप्टम टू वॉल का जो रेशो था वो 3:1 था, तो क्यों है? क्योंकि हाइपरट्रॉफी हुई है। ये मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ, ठीक है। वैसे हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि ये देखो, ये छोटा सेल है ना, यही सेल जो है वो साइज में इंक्रीज, नंबर नहीं, उसी सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज। इस इंक्रीज साइज को हम लोग क्या कहते हैं? एट्रॉफी। साइज देखो, ये साइज, ये बड़ा सा साइज था, इसके खत्म होने को हम कहते हैं एट्रॉफी, एट्रॉफी। अब ये साइज खत्म हो रहा है तो ये एट्रॉफी है। वही सेल का साइज ज्यादा हो रहा है तो ये क्या है? हाइपरट्रॉफी। अब इस सेल का नंबर ज्यादा हो रहा है, ये एक था फिर 4 बन गए, तो ये क्या हो गया? ये हाइपरप्लेजिया होता है, सॉरी हाइपरप्लेजिया। ये तीन चीज़ें तो यहीं पे समझ दो। एट्रॉफी क्या है, हाइपरट्रॉफी क्या है, और हाइपरप्लेजिया क्या है? प्लेजिया क्या है? सेल नंबर इंक्रीज होना, ठीक है। अब देखो, हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन सेल साइज क्यों होता है हमारे पास? ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड ब्रेस्ट, ये हाइपरट्रॉफी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन आता होता है कि एंडोमेट्रियम जो ग्रोथ हो रही है ना, वो किसकी एग्जांपल है? तो एंडोमेट्रियल ग्रोथ में जो हाइपरट्रॉफी प्लस हाइपरप्लेजिया बोथ हो रहा होता है, ठीक है। साइज भी इंक्रीज हो रहा होता है, नंबर भी इंक्रीज हो रहा होता है। ये एमसीक्यूज है इसलिए बता रही हूँ। हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी बोथ हो रही होती है हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, स्केलेटन मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाना, ठीक है। ये एमसीक्यूज हैं इसीलिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हाइपरप्लेजिया क्या है? इंक्रीज इन सेल नंबर। फिजियोलॉजिकली कब होता है हमारे पास? पॉलिफ्रेशन ऑफ ब्रेस्ट। देखो, ये यूट्रस और ब्रेस्ट मैंने बताया था ना, इसमें दोनों होते हैं। अब पैथोलॉजिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एंडोमेट्रियम सी वगैरह में हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो जाए, या थायराइड हाइपरप्लेजिया हो जाए, ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है। अगर हमारे पास लिवर की इंजरी होगी, लिवर की रीग्रोथ जब होगी, ठीक है, रीजनरेशन भी लिवर क्यों करता है? हाइपरप्लेजिया की वजह से करता है, ठीक है। लिवर का आधे लिवर को काट लो ना, आधे लिवर को काट लो, तो लिवर बाकी जो है वो ग्रो कर लेगा, क्यों? ये लिवर की जो रीजनरेशन है ये हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल है, ठीक है, और बहुत नॉन एग्जाम्पल है, ठीक है।
अच्छा ये देखो, कंकरेंट हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी अकर इन यूट्रस। अब हमारे पास मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या होता है? देखो पहले जो था वो हमारे पास किसी जगह पे स्क्वेमस एपिथेलियम था, स्क्वेमस। अब इस एपिथेलियम को आराम आराम से रिप्लेस कर दिया है कोलमनर एपिथेलियम ने, कोलमनर। तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ये मेटाप्लेजिया है, ठीक है। ये क्या है? ये मेटाप्लेजिया। ये मेटाप्लेजिया पे बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज आते हैं। इस मेटाप्लेजिया के कॉन्सेप्ट को समझ लो कि एपिथेलियम चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, चेंज इन सेल साइज शेप। अच्छा ये तो डिस्प्लेजिया। रिप्लेसमेंट ऑफ वन अडल्ट सेल टाइप बाय अनदर, ठीक है। एपिथेलियम या मेसेनकाइमल चेंजेस आ जाए। एपिथेलियम मेटाप्लेजिया इज रिवर्सिबल चेंज है, ये भी एमसीक्यूज है कि मेटाप्लेजिया इज अ रिवर्सिबल चेंज, डू नॉट फॉरगेट इट। मेटाप्लेजिया इज नॉट इरिवर्सिबल, मेटाप्लेजिया इज सेलुलर एडॉप्टेशंस का मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ठीक है। मेसेनकाइमल, अच्छा जो हमारे पास एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया ना, एपिथेलियम का वो रिवर्सिबल है, लेकिन हमारे पास जो मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। इस पॉइंट को स्टार कर दो, ये एमसीक्यूज में आता है। मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया से रिवर्सिबल, एपिथेलियम मेटाप्लेजिया इज रिवर्सिबल। हाइपरप्लेजिया ऑफ फाइब्रोब्लास्ट टू कॉन्ड्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट इज मेसेनकाइमल हाइपरप्लेजिया। ये मेसेनकाइमल हाइपरप्लेजिया की एग्जाम्पल है, ठीक है। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो उसमें जो चेंजेस होती है ना, फाइब्रोब्लास्ट जो कॉन्ड्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज होता है, ये हमारे पास मेसेनकाइमल हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये मेटाप्लेजिया होता है। देखो ये विटामिन, देखो एक तो बेरेट्स एस्फेगस वाला नॉन एग्जाम्पल है ना मेटाप्लेजिया की, एक ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो हो रहा होता है ना, वो भी मेटाप्लेजिया होता है। अच्छा, मेटाप्लेजिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी के साथ भी बहुत दफ़ा आता है, ठीक है। देन कम डिस्प्लेजिया, चेंज इन सेल साइज शेप एंड पोलैरिटी। डिस्प्लेजिया की नॉन डिफिनीशन ही इसका एमसीक्यू है। व्हाट इज डिस्प्लेजिया? इट इज चेंज इन साइज शेप एंड पोलैरिटी, ठीक है। एब्नॉर्मल माइटोसिस होती है इसमें। अच्छा, इससे किस वजह से हो रहा होता है ये? इसकी कॉज क्या होती है? कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है कि जो एक्टिनिक केराटोसिस है ना, एक्टिनिक केराटोसिस, ये हमारे पास डिस्प्लेजिया की एग्जाम्पल है। अच्छा, ये एमसीक्यूज में आती है, एक्टिनिक केराटोसिस इज डिस्प्लेजियाज एग्जाम्पल।